हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 8 हमारा है और इसी चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो आपका चैप्टर होगा वो चैप्टर है बाजार में एक कमीज। क्या चैप्टर है? ध्यान देंगे। बाजार में एक कमीज को हम लोग कि जो बाजार है उसमें एक कमीज है। अब आपको शर्ट दिखाई दे रही होगी। कमीज आम भाषा में कमीज बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं। क्लियर है? अब आप इस शर्ट को देखिए तो आप सोचेंगे कि एक कोई फूल खिला हुआ है, किस तरीके से है, कैसे, कुछ हमें दिखाई दे रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक कमीज के, एक शर्ट के बनने का सफर हम लोग देखेंगे। जो कमीज है, एक शर्ट है, उसके बनने का सफर क्या है, कहां से उसका सफर शुरू होता है। बाजार में कमीज कह रहे हैं यह अध्याय, अध्याय का मतलब चैप्टर या लेसन, एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। कहां से? जो कॉटन है उसके उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म होती है। आइए हम देखते हैं कि बाजारों में श्रृंखला कपास उगाने वाले सुपरमार्केट में कमीज खरीदने वालों से कैसे जुड़ता है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। कैसा है? खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इसे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे? बताने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे कमीज आपका बनती है, क्या उसका दौर है, किस तरह से वो सामना करना। समझने का प्रयास कीजिए। कुरनूल में उत्पा कपास उगाने वाली एक किसान। तो कुरनूल जगह कहां पड़ती है? आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पड़ती है ये कुरनूल। तो वहां की कपास उगाने वाली एक आपकी किसान है, उस किसान से हम लोग शुरू करेंगे। नाम है सपना, जो कि कुरनूल यानी कि आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है। कहां पर है कुरनूल? आंध्र प्रदेश में। अब आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी बतानी है। मैं जब भी चैप्टर शुरू करता हूं तो कम से कम 2 से 3 बार हर क्लास में आपको राजधानी, राज्य के नाम जरूर बताता हूं मैं आपको। चलिए, तो आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी बतानी और अपने छोटे खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे, डोडे मतलब होता है फूल जैसा होता है, आपको डोडे दिखाते हैं। डोडे पक रहे हैं। डोडे कैसे होते हैं कपास के? ये रहा डोडा, ये दिखाई दे रहा है फूल, इसे बोलते हैं डोडा। डोडा पक रहा, दिखाई दिया आपको? डोडा किसे कहते हैं? इसमें से कुछ आपका चटक चुके हैं, चटक मतलब खुल गए हैं, कोटन रुई जैसी बाहर आ गया है। इसलिए सपना रुई चुनने में व्यस्त है। चुनने मतलब उसको काउंटिंग इकट्ठा करने में बिजी है। डोडे जिसमें रुई भरी है एक साथ चटक नहीं करते हैं, इसलिए रुई की फसलें इकट्ठा करने में कई दिन का समय लगता है। क्या करता है? कई दिनों का आपका समय। तो रुई एकत्रित हो जाने के बाद सपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती। रुई उसने इकट्ठा करी, चुन ली और उसे अपने पति के साथ कहां ले गई? जो कपास का मार्केट था, बाजार, उसमें ले गई और एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय
सपना ने व्यापार से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ऊंची ब्याज दर पर आपका 2500 रुपये कर्जा लिया था। कितना लिया था? 2500। उस समय स्थानीय व्यापारी ने सपना को एक शर्त के लिए सहमत किया था कि सपना से वादा करवाए कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। यानी कि पहले क्या कर लिया था सपना से, उसने एक प्रकार का एग्रीमेंट कराया, ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, आप खेती करना, बस मेरी एक ही शर्त है आपको पैसे देने की कि ब्याज के साथ जो आपकी फसल होगी, आप कैसे चुकाओगे पैसा, कि मेरी कपास उत्पादन होगा और कपास आएगी, उससे बेचकर, कॉटन को बेचकर पैसे चुकाऊंगी। तो उसने साफ कहा कि वो जो कॉटन होगी आपको मुझे देनी होगी, जो मंडली में, जो आपका मंडी में प्रचलित भाव होगा उस भाव में मैं, उस रेट पर उसको मैं खरीद लूंगा और खरीदने के साथ वो मुझे ही बेचनी पड़ेगी, ऐसा उसने कहा। अब क्या होता है, कह दिया उसने, क्लियर है। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश, या निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। छोटे किसानों को खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसे 2 आमदनी आदमी रुई के बोरे तोल रहे हैं। 1500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपए काट लिए। 2500 लिया था, 500 रुपए ब्याज के लगे, तो आपका 3000 रुपए काट लिए और सपना को 3000 रुपए दे दिए। सपना पर केवल 3000 रुपए। रुई बहुत सस्ती बिक रही है बाजार में, रुई बहुत आ गई है। अब सपना को कितने मिले? आपका 3000 रुपए मिले। अच्छा मुझे बताइए, इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं बताइए? क्या कुछ समझ आ रहा है? कर्ज, व्यापारी, कुछ समझ आया आपको? चलिए बताइए मुझे। देखिए, अगर सपना के पास अपने 2500 रुपए होते, प्लस उसने 500 रुपए ब्याज के दिए, कुल मिलाकर ये उसके 3000 कट गए। कितना गया? 3000 उसके निगेटिव। रुई बिक्की टोटल 6000 की। क्या करना पड़ेगा उसको? फिर पैसा आपका वापस लेना पड़ेगा। अगर वो पैसे उसके पास होते, या उसको बहुत न्यूनतम ब्याज दर में पैसा मिलता, कोई निवेश करता, तो जो उसके 3000 गए हैं वो उसको गए जाते ही नहीं, उसको बल्कि 3000 और मिलते, 6000 की उसकी फसल होती। ये सारी चीजें हैं। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। सपना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने की जी तोड़ मेहनत की है, देखिए कई बार कितनी बढ़िया है, और साफ है इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। कैसी है? बेहतर कीमत मिलने की कैसी है उम्मीद है मुझे। क्यों? क्योंकि क्या है, आपकी रुई मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए वो क्या कर रही है, एक अच्छे रेट की मांग कर रही है कि भाई 6000 की नहीं होनी चाहिए। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं, दूसरे व्यापारी इतनी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूर के बाजार में जाकर पता कर लो। सपना, नाराज ना हो, मैं भला आपको पर कैसे संदेह कर सकती हूँ, मैंने केवल उम्मीद की थी कि रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी, कुछ महीने का गुजारा चल जाएगा। क्या सोचा था? कितना पैसा कमा लूंगी, शायद जो मुझे इनकम है वो अच्छी जनरेट हो जाएगी, मैं लाभ आपका सुनिश्चित कर पाऊंगी अपना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना, देखिए
कुन्नूर में कपास मंडी में व्यापारी पर कपास बेची जाती है। जिंग मिलें आपका कपास खरीदती हैं, आपने व्यापारी को बेच दी, व्यापारी से जो आपका जिंग मिलें हैं वो आपका कपास खरीद लेती है। जिंग मिलें जो है कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास का गट्ठर बनाती है। गट्ठर बनने के बाद सूत काटने वाली मिलें कपास के गट्ठर को खरीदती हैं, लोट खरीदती हैं पूरा। सूत काटने मिलें कपास का धागा बनाती है, यानी कि सूत मिल से क्या बनता है, धागा, और धागा बनने से सूत काटने की व्यापारी को धागा बेचते हैं, और जो सूत काटने के बाद व्यापारी क्या करते हैं, उसका धागा जो है बेचते हैं, और उसी धागे से बनते हैं कपड़े, कॉटन। जो मैंने शर्ट पहन रखी है, ये मुझ तक पहुंचने में कितना सारा स्ट्रगल इसने फेस किया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक, तो ये एक दौर है आपका कपास का, जो अपने चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से आती है। अच्छा, ये तो वो दौर है जो यहाँ से मार्केट में बिक रहा है, लेकिन उससे पहले उसका लगाना, उसका बीज लगाना, उसको आपका पौधा बड़ा करना, निराई गुड़ाई सिंचाई देखभाल पेस्टिसाइड्स इत्यादि का प्रयोग, 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद, 4 महीने की प्रतीक्षा के बाद तब आकर किसान अपनी फसल को मंडी में बेचता है। यानी कि एक धागा बनने में, सोचिए एक शर्ट बनाने में कितना परिश्रम लगा होता है, कितना परिश्रम लग रहा होता है। ये चीज हमको समझना चाहिए और ये हमको महसूस करना चाहिए। देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे कुछ होता है, तो आपको समझ आएगी पूरी स्थिति। देख लिया। स्वप्ना, नाराज ना हो, मैं भले ही आप भला आप पसंद कैसे होती, पूरा कहानी होगी, यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यदि सपना जानती कि कपास कम से कम 1800 रुपए प्रति कुंटल बिक रही है और बेचा कितना 1500, यानी कि मिनिमम ही प्राइस 1800 रुपए है, तो और उसके पैसे बढ़ते ना, बिक रही है। लेकिन अब वह बहस नहीं करती। व्यापारी गांव की शक्तिशाली आमदनी आदमी है और किसान को कर्ज लेने पर उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मेन क्या है, उसे पता कि उनने सस्ती खरीदी है, लेकिन उन किसानों को जब कर्जा चाहिए, इन्हीं लोगों पर उनकी डिपेंडेंसी रहती है, ना केवल खेतों के लिए वरना अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस। फिर वर्ष में ऐसे समय भी आते हैं जब किसान पर कोई काम नहीं मिलता, तब उसमें कोई आय नहीं होती, उस समय केवल ऋण ही लेकर आजीविका जा सकती है। ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। देख लिया आपने, इस तरीके से कपास की पैदावार करने में सपना की आय से बस थोड़ी ज्यादा थी, वह मजदूर करके काम कर लेती है। इरोडा का कपड़ा बाजार, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोडा का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकर द्वारा बनाया गया कपड़ा इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारी का कार्यालय है। ठीक, और कैसा है, विशाल बाजार है, 2 बार लगता है, और इसमें क्या होता है, गांव के जो बुनकर हैं वो ही यहाँ पर अपना कपड़ा बेचने के लिए आते हैं, और दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। यानी कि ये व्यापार का वो केंद्र है जहां पर कपड़ा लोग खरीदने और बेचने आते हैं। क्लियर है। अब एक कहानी है, इरोडा का आपके दुकानदार हैं, इस प्रकार से लोट लोट करके जो है आपकी कपड़े की यहाँ रखी रहती है और इनको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, इसको देखिए। बाजार में दिनों में आप वे बुनकर मिलेंगे जो व्यापारी ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। यानी कि किसी व्यापारी ने भी ऑर्डर लगाया, वो लोग कपड़ा बनाते और लाते हैं। ये व्यापारी
देश व विदेश में वस्त्र निर्मित और निर्यात को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं, बुनकरों को निर्देश देते हैं किस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरणों को हम यह कार्य करते हुए कैसे करते हैं देख सकते हैं। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, फिर आगे बढ़ेंगे और भी आपको दिखाई देगा। देख लिया आपने? अब देखिए दुकान पर कपड़ा बिक रहा है, इस तरीके से जो है कपड़ा बन रहा है। ये फिर वहाँ कपड़े को जो गांव में जो आपके फेरी वाले आते हैं वो कपड़ों को बेचते हैं। ठीक है, अब देखिए बाजार में एक व्यापारी की दुकान है और कई सालों से इन व्यापारी ने देश भर में वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थायी कर लिया है, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं और अन्य लोग सूत खरीद रहे हैं। कपड़ा बुनने वाले आसपास के लोग गांव में रहते हैं, वे इन व्यापारियों को सूत ले आते हैं और बुनाई करने के कारगाह के कारण उन्हें अपने घर के पास ही व्यवस्था कर दी गई है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही घर में रहेंगे और पलमूर बिजली को देखेंगे। बुनकर अपने परिवार के साथ घरों में कई घंटे काम करते हैं। बुनाई अधिकतर आपका जो है 2 से लेकर 8 तक होती है। हाँ, यानी कि जो बुनाई का कार्य है वो कैसे होता है, 2 से लेकर 8 तक, जिन्हें सूत का आपका कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलियाँ, शर्ट, औरतें पोशाक, कपड़े, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, बुनकर तैयार किया हुआ कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इसी तस्वीर में बुनकर शहर के व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं और हिसाब रखा है कि उन्हें कितना सूद दिया जाए और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर दिया जाए। कैसे है? उन्हें कर दिया जाए। इरोड़ के कपड़ा व्यापार में निम्नलिखित लोग क्या करते हैं? व्यापार, बुनकर, निर्यातक, इन सब चीजों को उसमें देखा जाता है। अब है दान धन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध करने के लिए जो ऑर्डर मिलते हैं उसके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट लेते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं, तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था में बुनकरों को स्पष्ट 2 लाभ होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ से ही पता चलता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना पड़ता है और कितना, यानी कि सारी चीजें आपका बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाती है कि हम कौन सा कपड़ा बना रहे हैं, कैसा बनाएंगे, कब तक बनाना है, क्या थिकनेस है, क्या उसका कुछ रहेगा, साड़ी बनानी है, क्या बनाना है, ये सब। कच्चे माल को प्राप्त करने और माल तैयार की बिक्री के लिए भी व्यापारी पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारी को बहुत वर्चस्व बन जाता है। जो है निर्भरता बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं क्या कपड़ा बनाया जाए और इसके लिए बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किस कपड़ों को बना सकते हैं और वह आपका किस कीमत पर बेचा जाए। कपड़े में व्यापारी का कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखाने बेचे होते हैं, तो इस तरह से बाजार का सुझाव व्यापारी के हित में ही अधिक होता है। कैसे होता है? व्यापारी के हित में अधिक होता है। ठीक,
देख लीजिए। तो कैसे कुछ चलता है, आप इसकी व्यवस्था को समझिए, थोड़ा सा चीजें और अच्छी। आगे बढ़े। देखिए, बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघा खरीदते हैं। करघे क्या होते हैं? जो आपका बुनकरों की जो मशीन होती है उसको करघे कहते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर 2 करघे के लिए लगभग 40,000 रुपये निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर एक अकेला आदमी काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और उसके परिवार में वयस्क में 12 घंटे काम करना पड़ता है और पूरे कार्य में आपका कार्य महीने लगभग आपका 3,500 रुपए का ही काम कर पाते हैं। पूरे महीने काम करेंगे तब 3,500 रुपए का काम होगा। व्यापारी और बुनकर के बीच यह व्यवस्था क्या कहलाती है? दादन व्यवस्था, यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है। कैसा है? पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी ऊंचा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग की व्यवस्था प्रचलित है। ठीक, तो इस तरीके से ये सारा जो काम है आपका होता है। अब देखिए, गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाका लगा रही है, यानी कि जो आप जींस पहनते हैं उनमें जो आपका टाका लगता है बटन में, वो कैसे लगता है, यहाँ आपको उसमें पूरा उसका कार्य प्रणाली को आपको सामने दिखाया गया कि किस प्रकार से काम चलता है। देख लिया? अब ये देखिए, बुनकर सहकारी संस्था है, कुछ आपका कोऑपरेटिव आपकी सोसाइटी हैं जो क्या करती हैं, बुनकर संस्था है। हमने देखा है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारी के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए बुनकरों को आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाओं का एक साधन है, और ये एक सरकारी संस्था है जिनमें समय हित समान है, इकट्ठे होकर लोग परस्पर लाभ कमाने के लिए करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्थाओं में बुनकर एक समूह बनाकर गतिविधियों में वैकल्पिक रूप से हैं। वे सूत व्यापार प्राप्त करने और उसे उनको बांटते हैं। सहकारी संस्थाएं क्रय का कार्य भी करती हैं। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित जो मूल्य है वो आपका मिल जाता है। और कभी कभार सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं को कपड़ा खरीदने में मदद करती है। जैसे कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल को निःशुल्क गणेशव योजना चला रही है, जिससे पायापुर गांव की सहकारी समिति कपड़ा लेते हैं और तरह से हस्तकरघा समितियों में कपड़ा खरीदकर आपका ऑफ स्टेक नामक दुकान पर उनको बेच देती हैं, और शहर में शायद ऐसी दुकानें आपने देखी होंगी। तो इस प्रकार चल रहा है ताकि उनका व्यापार व्यवसाय सब ठीक चल सके। उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव आपका प्रयास कर रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप एक बार पूरा देख लीजिए
कोई डाउट किसी को पूछना है, कहीं भी किसी की कोई क्वेरी है, देख लें बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देख लिया। पीछे कुछ और डाउट किसी बच्चे का कुछ पूछना हो? मैं मानता हूँ सरलता में ही है, लेकिन एक कमीज तक पहुंचने का जो सफर है वो हम इसमें देख रहे हैं और तय कर रहे हैं कि एक कमीज कितने संघर्षों के साथ बनकर एक कपड़े के रूप में हमको प्राप्त होती है, ये हमको थोड़ा सा समझना चाहिए। क्लियर है कि एक शर्ट बनाने में कितनी मेहनत, कितना लोगों का परिश्रम इसमें लगता है, किन कौन से आपके फेजेस से हमको आपका गुजरना पड़ता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है हम इतना देख चुके हैं। एक बार आप घर जाइए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।